नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि चैनल नया है, लिहाजा यदि अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करेंगे हम एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद ये पोस्ट खाली हुई थी। पिछले दिनों एनडीए की हुई बैठक में कैंडिडेट तय करने का अधिकार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया गया था। कल जो है मीटिंग होती है पार्लियामेंट्री बोर्ड की, उसमें ये नाम तय होता है और इसके पहले आरएसएस और एनडीए के सहयोगियों से विचार विमर्श कर लिया गया था। इसके बाद सवाल ये उठता है कि सीपी राधाकृष्णन को ही क्यों चुना गया। तो आपको बता दें कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जो राजनीतिक दल है बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हैं, मसलन क्षेत्र, जात, उनका राजनीतिक करियर, ये सब बातें देखी जाती है। उस लिहाज से आप देखेंगे तो बीजेपी बेशक पूरे देश की पार्टी बन गई मोदी और शाह के रिजिम में, लेकिन साउथ में उसे वो सफलता नहीं मिली जिसकी उसे अपेक्षा थी। 5 राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना और तमिलनाडु, इसमें से कर्नाटक में तो उसे बहुत पहले सफलता मिल गई थी। आंध्र और तेलंगाना में भी थोड़ी सफलता बढ़ी, लेकिन केरल और तमिलनाडु में वो अभी भी सफलता का इंतजार कर रही है। सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो उसी तमिलनाडु से आते हैं। 20 अक्टूबर 1957 को त्रिपुर में उनका जन्म हुआ था और उनकी माँ ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से प्रभावित होकर के उनके नाम में राधाकृष्णन लगाया था। वो उपराष्ट्रपति भी रहे थे और देश के शीर्ष पद राष्ट्रपति तक भी पहुँचे थे। आज वो काफ़ी खुश थी जानकी अम्माल कि उनका बेटा उपराष्ट्रपति बनने जा रहा है, और वो किस्सा भी बताया कि किस लिए राधाकृष्णन नाम में लगाया था। तो इनका जो राजनीतिक करियर है वो शुरू होता है बचपन से ही। किशोरावस्था में ही ये आरएसएस से जुड़ गए थे राधाकृष्णन जी, और उसके बाद ये जनसंघ के 1974 में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बन गए। फिर सिलसिला आगे बढ़ा तो ये 1996 में जो है बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी रहे। 98 और 99 में ये चुनाव लड़े लोकसभा का कोयम्बटूर से। दोनों बार ये चुनाव जीते, हालांकि बाद के वो 3 चुनाव हारते गए। इसके बाद इनका राजनीतिक करियर चलता रहा। ये जो है 4 से लेकर के 2004 से लेकर के 2007 तक स्टेट के प्रेसिडेंट रहे बीजेपी के। उस दौरान इन्होंने बहुत बड़ी जो है वो रथ यात्रा निकाली थी। उस रथ यात्रा का मकसद था नदियों को आपस में जोड़ना, टेररिज्म को ख़त्म करना, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना। इसके अलावा इन्होंने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी तब बहुत ज़ोर शोर से मांग की थी। 2023 में आकर के इनको झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। फिर झारखंड का राज्यपाल लगभग ये 1.25 साल 1.5 साल रहे, फिर महाराष्ट्र में आ गए। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना और पुडुचेरी के राज्यपाल पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाली थी। ये तो रहा उनका राजनीतिक करियर। बीच में एक बात और जोड़ दें कि ये जो है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक हैं, पढ़े लिखे हैं और समावेशी राजनीति करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं, संसदीय प्रतिनिधिमंडल में ये शामिल होकर के कई देशों की यात्रा की है, और इनके खेल में भी रुचि है, चाहे वो टेबल टेनिस हो, चाहे वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो, ये इस सब में भी वो रुचि रखते हैं। अब सवाल जो दूसरा उभरता है कि बीजेपी ने इनको क्यों चुना। सबसे बड़ा जो आज के डेट में क्वालिफिकेशन है वो किस जाति से आप हैं। बेशक ये नेता और राजनीति करने वाले ये दावा करें कि जात पात के बंधन तोड़ो, लेकिन ये जात है कि जाति नहीं, जाति का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो इन्होंने इनके ओबीसी समुदाय से होने से बहुत फर्क पड़ा है। दूसरा कारण तमिलनाडु से आते हैं। तमिलनाडु में इन्हें अभी अपने पैर जमाने हैं। वहाँ पे जो द्रविड़ पार्टियाँ हैं डीएमके और एआईएडीएमके, उन्होंने बीजेपी को उसके हिसाब से पैर जमाने नहीं दिए। इसलिए ये इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व हो, ताकि ये संदेश जाए कि उसे साउथ का भी ध्यान है।
महाराष्ट्र का जब राज्यपाल बनाया गया तो कहीं न कहीं मुंबई से जो है कोयंबटूर और वहाँ का जो भी जिस शहर से त्रिपुर से आते हैं उनको जोड़ने की कोशिश की गई। चेन्नई से जोड़ने की कोशिश की गई कि पूरा भारत एक है। एका का संदेश पिछड़ा होना, तमिलनाडु से होना, ये चुनाव के मद्देनज़र बहुत ज़रूरी है क्योंकि तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा का चुनाव है और बीजेपी वहाँ पैर जमाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा क्वालिफ़िकेशन बीजेपी के लिए माना जाता है कि आप किस बैकग्राउंड से आए हैं। हाल के दिनों में जो 2 घटनाएँ हुई, चाहे सतपाल मलिक जो अब इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और चाहे जगदीप धनखड़ जो अभी तक उपराष्ट्रपति पद पे थे, उन्हीं के रिजिग्नेशन के बाद ये चुनाव हो रहा है। दोनों बीजेपी के ओरिजिनली नहीं थे। तो अब बीजेपी आरएसएस में ये बहस चल पड़ी है कि जो बाहर से आए वो उसके नीति सिद्धांत को नहीं जानते, कार्यप्रणाली को नहीं जानते, लिहाजा बड़े पदों पर उसी बैकग्राउंड से लोग होने चाहिए ताकि वो अपनी नीतियों को जाने, उसको जानकारी उसे बताने की जरूरत ना पड़े और उसी हिसाब से इम्प्लीमेंट करें। तो इनका जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस से है क्योंकि ये 15-16 साल की उम्र में ही आरएसएस से जुड़ गए थे। उसके बाद आप सोचिए कि 1974 में ये जो जनसंघ बीजेपी बनने से पहले जो पार्टी थी, उसके स्टेट एग्जीक्यूटिव के ये मेंबर रहे। तो इससे आरएसएस से इनका जुड़ा होना, पिछड़े समाज से आना, साउथ तमिलनाडु से होना और पढ़ा लिखा होना, समझदार होना, समावेशी राजनीति करना, ये सब बहुत से कारण हैं जो बने इनके उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने का। चूँकि एनडीए का बहुमत है इसलिए उपराष्ट्रपति बनने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। राजनाथ सिंह विपक्षी दलों से संपर्क साध रहे हैं, उन्होंने सूचित कर दिया है कि हमने ये कैंडिडेट तय किया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की है कि आप लोग इस हमारे कैंडिडेट का सपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि हम अपने इंडिया गठबंधन में बातचीत करेंगे, तय करेंगे कि क्या करना है। तो जो अभी तक खबरें हैं उसके मुताबिक विपक्ष भी कोई सशक्त उम्मीदवार उतारेगा। राजनीति में ये सब बातचीत चलती रहती है। ये काम है सत्ता पक्ष का कि विपक्ष को विश्वास में ले ताकि ये कोई न कहे कि यदि आपने पहले ही सहमति बना ली थी तो हम ऐसा नहीं करते, अपना कैंडिडेट नहीं उतारते। वो इसलिए चुनाव लड़ा जाता है ताकि मतदाताओं को संदेश दिया जा सके। चूँकि वोटिंग में जाना है, अभी बिहार में चुनाव है, इसके बाद अगले साल पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में चुनाव है, तो विपक्ष भी अपना संदेश देना चाहेगा। तो ये है सीपी राधाकृष्णन के उपराष्ट्रपति कैंडिडेट बनने की कहानी और उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। थैंक यू।